क्या सिर्फ कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग देकर किसी बिल्कुल साधारण इंसान को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाया जा सकता है? अगर आज आपसे कोई ये सवाल पूछे तो शायद आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि हम सभी यही मानते हैं कि ट्रेडिंग एक ऐसी स्किल है जो वर्षों के एक्सपीरियंस से आती है। लंबे समय तक लॉसेस झेलने पड़ते हैं, मार्केट को समझना पड़ता है, साइकोलॉजी पर काम करना पड़ता है, तभी जाकर कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। लेकिन 1980 के दशक में एक आदमी ने पूरी दुनिया की इस सोच को चुनौती दी। उसका नाम था रिचर्ड डेनिस। रिचर्ड डेनिस उस समय दुनिया के सबसे सफल कमोडिटी ट्रेडर्स में से एक थे। उन्होंने लाखों नहीं, करोड़ों डॉलर मार्केट से कमाए थे। लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध पहचान सिर्फ उनकी अर्निंग्स नहीं बनी, उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी एक एक्सपेरिमेंट। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसे आज पूरी ट्रेडिंग हिस्ट्री के सबसे लेजेंडरी एक्सपेरिमेंट्स में गिना जाता है। कहानी की शुरुआत एक बहस से हुई। रिचर्ड डेनिस और उनके पार्टनर विलियम एकार्ट के बीच एक सवाल पर डिसएग्रीमेंट था। सवाल बहुत सिंपल था, क्या ग्रेट ट्रेडर्स पैदा होते हैं या क्या उन्हें बनाया जा सकता है? विलियम एकार्ट का मानना था कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए कुछ नेचुरल क्वालिटीज जरूरी होती हैं। हर इंसान ट्रेडर नहीं बन सकता। लेकिन रिचर्ड डेनिस इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि अगर किसी इंसान को सही रूल्स, सही डिसिप्लिन और सही सिस्टम सिखा दिया जाए तो उसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाया जा सकता है। बहस इतनी बढ़ गई कि उन्होंने इसे प्रूव करने का फैसला किया। उन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया। हजारों लोगों ने अप्लाई किया। उनमें से कई लोग ट्रेडर्स भी नहीं थे। कोई अकाउंटेंट था, कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई म्यूजिशियन, कोई स्टूडेंट। कई लोगों का मार्केट से लगभग कोई एक्सपीरियंस नहीं था। रिचर्ड डेनिस ने उनमें से कुछ लोगों को चुना। उन्हें कुछ ही हफ्तों तक ट्रेनिंग दी। कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं, कोई मैजिक प्रेडिक्शन नहीं, सिर्फ कुछ क्लियर ट्रेडिंग रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेंड फॉलोइंग, पोजीशन साइजिंग, डिसिप्लिन। और फिर उन्होंने एक ऐसा काम किया जिस पर शायद आज भी बहुत कम लोग विश्वास कर पाएं। उन्होंने उन ट्रेनीज को अपना असली पैसा ट्रेड करने के लिए दे दिया, लाखों डॉलर। सोचिए, एक इंसान जिसे कुछ महीने पहले मार्केट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी, वो अब मिलियंस ऑफ डॉलर्स मैनेज कर रहा था। सवाल यह था, क्या ये लोग सफल होंगे या ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह फेल हो जाएगा? लेकिन जो हुआ, उसने ट्रेडिंग की दुनिया बदल दी। इन ट्रेनीज को बाद में पूरी दुनिया ने एक नाम से जाना, द टर्टल ट्रेडर्स। और इन लोगों ने अगले कुछ वर्षों में करोड़ों डॉलर का प्रॉफिट कमाया। यहीं से टर्टल रूल्स पूरी दुनिया में फेमस हो गई। लेकिन यहां सबसे बड़ी सीख पैसे कमाने की नहीं है। सबसे बड़ी सीख यह है कि रिचर्ड डेनिस ने उन्हें कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं सिखाई थी। उन्होंने उन्हें डिसिप्लिन सिखाया। उन्होंने उन्हें इमोशन से ऊपर सिस्टम को रखना सिखाया। उन्होंने प्रेडिक्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी सिखाई। उन्होंने मार्केट को कंट्रोल करना नहीं, रिस्क को कंट्रोल करना सिखाया। और शायद यही कारण है कि आज भी इतने वर्षों बाद दुनिया भर के प्रोफेशनल ट्रेडर्स टर्टल रूल्स का अध्ययन करते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई, चार्ट्स बदल गए, मार्केट्स बदल गईं, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी आज भी वैसी ही है। आज भी लोग फोमो करते हैं, आज भी लोग स्टॉप लॉस हटाते हैं, आज भी लोग विनर्स जल्दी बेच देते हैं, आज भी लोग लूजर्स को पकड़कर बैठे रहते हैं। और यही वजह है कि टर्टल रूल्स आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं जितनी उस समय थीं। अगर आप ध्यान से देखो तो रिचर्ड डेनिस ने ट्रेडर्स को मार्केट हराना नहीं सिखाया, उन्होंने ट्रेडर्स को खुद पर जीत हासिल करना सिखाया। और शायद ट्रेडिंग में यही सबसे कठिन काम है। इस वीडियो में हम उन्हीं 10 टर्टल रूल्स को समझेंगे जिन्होंने ऑर्डिनरी लोगों को प्रोफेशनल ट्रेडर्स में बदल दिया। ये रूल्स सिर्फ ट्रेंड फॉलोइंग के बारे में नहीं है। ये रूल्स डिसिप्लिन, पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट और प्रोफेशनल माइंडसेट के बारे में है। और हो सकता है कि इनमें से कोई एक रूल आपकी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले और सबसे महत्वपूर्ण टर्टल रूल से। अगर रिचर्ड डेनिस की पूरी टर्टल फिलॉसफी को सिर्फ एक वाक्य में समझाना हो तो शायद वो यही होगा, ट्रेड द सिस्टम, नॉट योर इमोशंस। यानी जब ट्रेड लेने का समय आए तब फैसला आपका मूड नहीं करेगा, आपका डर नहीं करेगा, आपकी एक्साइटमेंट नहीं करेगी। फैसला सिर्फ आपका ट्रेडिंग सिस्टम करेगा। सुनने में ये रूल बहुत सिंपल लगता है, लेकिन सच ये है कि अधिकांश ट्रेडर्स अपनी पूरी ट्रेडिंग लाइफ में इसी एक रूल को फॉलो नहीं कर पाते। और यही वजह है कि वे कभी कंसिस्टेंसी तक नहीं पहुंचते। सोचिए, सुबह मार्केट खुलती है,
चार्ट पर ब्रेकआउट बन रहा है, आपका सिस्टम कहता है एंट्री लो। लेकिन उसी समय आपके दिमाग में दूसरी आवाज आती है, कल ही तो लॉस हुआ था, क्या पता फिर से फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए, थोड़ा और वेट करते हैं, और आप ट्रेड नहीं लेते। अब दूसरा सिनेरियो देखिए, मार्केट साइडवेज चल रही है, कोई क्लियर सेटअप नहीं है, सिस्टम साफ कह रहा है कुछ मत करो, लेकिन इस बार दिमाग कहता है पूरा दिन निकल गया, एक भी ट्रेड नहीं ली, कुछ तो करना चाहिए, और आप बिना सेटअप के ट्रेड ले लेते हो। ध्यान दीजिए, दोनों सिचुएशंस में प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं थी, प्रॉब्लम इमोशंस थी। यही चीज रिचर्ड डेनिस अपने टर्टल ट्रेडर्स को शुरुआत से सिखाना चाहते थे। उन्होंने उन्हें मार्केट प्रिडिक्ट करना नहीं सिखाया, उन्होंने उन्हें रूल्स फॉलो करना सिखाया, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रॉफिटेबल सिस्टम बनाना मुश्किल है, लेकिन प्रॉफिटेबल सिस्टम को कंसिस्टेंटली फॉलो करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। यही वजह थी कि टर्टल ट्रेनिंग के दौरान रूल्स लिख कर दिए गए थे, कौन सी कंडीशन में एंट्री लेनी है, कहां स्टॉप लॉस रखना है, कितना रिस्क लेना है, कब एग्जिट करना है, हर चीज पहले से डिफाइंड थी। क्यों? ताकि डिसीजन इमोशन से नहीं, सिस्टम से आए। अब इमेजिन कीजिए, दो ट्रेडर्स हैं, दोनों के पास बिल्कुल एक जैसी स्ट्रैटेजी है। पहले ट्रेडर का सिस्टम ब्रेकआउट पर एंट्री कहता है, लेकिन पिछले 2 लॉसेस की वजह से वो डर जाता है, ट्रेड छोड़ देता है। यही ट्रेड बाद में बड़ा विनर बन जाती है। दूसरा ट्रेडर उसी सेटअप पर बिना हेजिटेशन एंट्री लेता है, क्योंकि उसके लिए सवाल ये नहीं है कि ट्रेड जीतेगी या हारेगी, सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये मेरे सिस्टम के अनुसार वैलिड सेटअप है। यही प्रोफेशनल थिंकिंग है। रिचर्ड डेनिस बार बार कहते थे कि एक ट्रेड कुछ भी साबित नहीं करती, एक ट्रेड जीत सकती है, एक ट्रेड हार सकती है, लेकिन सिस्टम सैकड़ों ट्रेड्स में अपना एज दिखाता है, और अगर आप हर ट्रेड में इमोशंस बदलते रहोगे तो सिस्टम का एज कभी दिखाई नहीं देगा। यही वो जगह है जहां नए ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे हर ट्रेड के बाद सिस्टम बदल देते हैं। अगर 2 लॉसेज आ गईं तो स्ट्रैटेजी पर डाउट, अगर 3 विनर्स आ गईं तो ओवर कॉन्फिडेंस, अगर एक बड़ा लॉस आ गया तो रूल्स बदल दो। लेकिन टर्टल ट्रेडर्स को सिखाया गया था कि इंडिविजुअल ट्रेड पर नहीं, लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूशन पर फोकस करो, क्योंकि ट्रेडिंग क्रिकेट की एक गेंद जैसी नहीं है, ये पूरी सीरीज की तरह है। अगर एक गेंद मिस हो गई तो मैच खत्म नहीं होता, अगर एक ट्रेड लॉस में चली गई तो करियर खत्म नहीं होता, लेकिन अगर आप हर गेंद पर स्ट्रैटेजी बदलोगे तो कभी अच्छे प्लेयर नहीं बन पाओगे। एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप यहां समझना जरूरी है। जब ट्रेडर इमोशन से ट्रेड करता है तो हर डिसीजन का लॉजिक बदल जाता है। कभी ग्रीड डिसीजन लेती है, कभी फियर, कभी होप, कभी फ्रस्ट्रेशन, यानी हर ट्रेड का डिसीजन मेकर अलग होता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसा नहीं करते, उनका डिसीजन मेकर हमेशा एक ही होता है, उनका सिस्टम, और यही कंसिस्टेंसी उन्हें बाकी क्राउड से अलग बनाती है। रिचर्ड डेनिस जानते थे कि मार्केट को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना पॉसिबल है। इसलिए उन्होंने टर्टल ट्रेडर्स को फ्यूचर प्रिडिक्ट करना नहीं सिखाया, उन्होंने उन्हें प्रोसेस फॉलो करना सिखाया, क्योंकि अगर प्रोसेस सही है तो रिजल्ट समय के साथ आते हैं, लेकिन अगर प्रोसेस ही हर दिन बदल रही है तो रिजल्ट्स कभी स्टेबल नहीं होंगे। आज भी अगर आप किसी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर से पूछो कि उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, तो शायद वो किसी इंडिकेटर का नाम नहीं लेगा, वो डिसिप्लिन की बात करेगा, एग्जीक्यूशन की बात करेगा, रूल्स फॉलो करने की बात करेगा। और यही टर्टल रूल्स की पहली सीख है। सिस्टम हमेशा इमोशन से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इमोशंस आपको उस ट्रेड से रोक सकती हैं जो विनर बनने वाली थी, और इमोशंस आपको उस ट्रेड में धकेल सकती हैं जिसे लेना ही नहीं चाहिए था। इसलिए अगली बार जब आप मार्केट खोलो तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं ये ट्रेड अपने सिस्टम की वजह से ले रहा हूं या अपनी इमोशंस की वजह से? क्योंकि उसी सवाल का जवाब तय करेगा कि आप एक एवरेज ट्रेडर की तरह ट्रेड कर रहे हो या एक टर्टल ट्रेडर की तरह। और रिचर्ड डेनिस के अनुसार यही कंसिस्टेंसी की पहली सीढ़ी है। रूल 2, फॉलो द ट्रेंड, डोंट प्रेडिक्ट द मार्केट। अगर रिचर्ड डेनिस की ट्रेडिंग फिलॉसफी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रूल चुनना हो तो वो शायद यही होगा, फॉलो द ट्रेंड, डोंट प्रेडिक्ट द मार्केट। यानी मार्केट कहां जाएगी इसका अनुमान लगाने की कोशिश मत करो, मार्केट अभी क्या कर रही है उसे फॉलो करो। सुनने में ये बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन अगर आप नए ट्रेडर्स की सबसे कॉमन हैबिट देखो तो आपको पता चलेगा कि वे ट्रेडिंग कम और प्रेडिक्शन ज्यादा करते हैं। कोई ट्रेडर कहता है अब मार्केट बहुत ऊपर आ चुकी है, अब तो गिरेगी। दूसरा कहता है इतना गिर गई है, अब तो ऊपर जाएगी। यानी डिसीजन एविडेंस से नहीं आ रहा, डिसीजन ओपिनियन से आ रहा है।
और रिचर्ड डेनिस ओपिनियंस पर नहीं, ट्रेंड्स पर भरोसा करते थे। यही वजह थी कि टर्टल ट्रेडर्स को सबसे पहले प्रिडिक्शन छोड़ना सिखाया गया, क्योंकि प्रिडिक्शन ईगो को सेटिस्फाई करती है, लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग अकाउंट को ग्रो करती है। सोचिए, मान लीजिए कोई स्टॉक पिछले कई महीनों से लगातार ऊपर जा रही है, हायर हाइज, हायर लोज, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, इंस्टीट्यूशनल बाइंग। लेकिन नया ट्रेडर क्या सोचता है? अब इतनी ऊपर आ गई है, अब करेक्शन आएगा, और वो शॉर्ट पोजीशन ले लेता है। कुछ दिन बाद स्टॉक और ऊपर चली जाती है, अब ट्रेडर कहता है अब तो जरूर गिरेगी। लेकिन मार्केट उसकी ओपिनियन नहीं सुनती, मार्केट सिर्फ डिमांड और सप्लाई पर चलती है। यही कारण है कि रिचर्ड डेनिस हमेशा कहते थे, मार्केट हमेशा सही होती है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो उसका सम्मान करो, अगर मार्केट नीचे जा रही है तो उसका सम्मान करो। मार्केट से लड़ो मत, उसके साथ चलो। यही टर्टल रूल्स का दूसरा पिलर था। अब इमेजिन कीजिए, दो ट्रेडर्स हैं, दोनों एक ही चार्ट देख रहे हैं। पहला ट्रेडर कहता है मुझे लगता है ये टॉप है। दूसरा ट्रेडर कहता है जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होती मैं ट्रेंड के साथ रहूंगा। पहला ट्रेडर ओपिनियन ट्रेड कर रहा है, दूसरा ट्रेडर एविडेंस ट्रेड कर रहा है, और लंबे समय में एविडेंस लगभग हमेशा ओपिनियन से ज्यादा पावरफुल साबित होती है। रिचर्ड डेनिस जानते थे कि कोई भी इंसान कंसिस्टेंटली फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट्स फ्यूचर एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो एक इंडिविजुअल ट्रेडर कैसे करेगा? इसलिए उन्होंने प्रिडिक्शन को सिस्टम से बाहर ही निकाल दिया। उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, ट्रेंड क्या कह रही है, बस। यही सिंप्लिसिटी उनकी स्ट्रेंथ थी। एक और कॉमन मिस्टेक यहां समझिए, जब मार्केट तेजी से ऊपर जाती है तो नए ट्रेडर्स सोचते हैं मैंने मूव मिस कर दी। फिर वो रिवर्सल पकड़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि ट्रेंड खत्म होने वाली है, लेकिन कई बार ट्रेंड महीनों तक चलती रहती है और ट्रेडर पूरी ट्रेंड के खिलाफ फाइट करता रहता है। यही रीजन है कि एक पुरानी ट्रेडिंग सेइंग इतनी फेमस है, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये रिस्क मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, क्योंकि ट्रेंड के साथ ट्रेड करने पर प्रोबेबिलिटी अक्सर आपके फेवर में होती है। ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करने पर आपको मार्केट और मोमेंटम दोनों से लड़ना पड़ता है, और ये आसान नहीं होता। रिचर्ड डेनिस अपने टर्टल ट्रेडर्स को एक और महत्वपूर्ण बात सिखाते थे, ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश मत करो, ट्रेंड को कंफर्म होने दो। कई नए ट्रेडर्स जल्दी एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे सबसे पहले एंट्री लेंगे तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगी। लेकिन प्रोफेशनल्स कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि कंफर्मेशन प्रोबेबिलिटी बढ़ाती है। हाँ, शायद एंट्री थोड़ी ऊपर मिले, लेकिन कॉन्फिडेंस भी ज्यादा मिलेगा। यही डिफरेंस गैम्बलिंग और प्रोफेशनल ट्रेडिंग के बीच होता है। अब एक साइकोलॉजिकल पॉइंट समझिए। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली हीरो बनना चाहता है। उसे एग्जैक्ट टॉप पकड़ना अच्छा लगता है, एग्जैक्ट बॉटम पकड़ना अच्छा लगता है। अगर किसी ट्रेडर ने एग्जैक्ट रिवर्सल पकड़ लिया तो उसे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है। लेकिन रिचर्ड डेनिस हीरो बनने नहीं आए थे, वे प्रॉफिटेबल बनने आए थे। और प्रॉफिटेबल बनने के लिए उन्होंने ईगो को साइड पर रखा, उन्होंने ट्रेंड को फॉलो किया। यही वजह है कि टर्टल ट्रेडर्स कई बार मूव का पहला हिस्सा छोड़ देते थे और कई बार आखिरी हिस्सा भी छोड़ देते थे, लेकिन बीच का सबसे पावरफुल हिस्सा पकड़ लेते थे, क्योंकि वहीं रियल मनी बनती थी, ना कि टॉप और बॉटम गेस करने में। याद रखिए, मार्केट आपको रिवॉर्ड इसलिए नहीं करती कि आपकी प्रेडिक्शन सही थी। मार्केट आपको रिवॉर्ड इसलिए करती है क्योंकि आपने सही समय पर सही डायरेक्शन में डिसिप्लिन डिसीजन लिया। यही टर्टल ट्रेडिंग की खूबसूरती है। सिंपल रूल्स, क्लियर प्रोसेस, नो प्रिडिक्शन, नो गेसिंग, जस्ट फॉलोइंग व्हाट द मार्केट इज एक्चुअली डूइंग। रूल 2 का सबसे बड़ा लेसन शायद एक ही लाइन में समझा जा सकता है। मार्केट को साबित मत करो कि तुम सही हो। मार्केट जो दिखा रही है उसे स्वीकार करो, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा भविष्य का अनुमान लगाने से नहीं बनता। सबसे ज्यादा पैसा उस ट्रेंड के साथ चलने से बनता है जो पहले से आपकी आंखों के सामने मौजूद है। और रिचर्ड डेनिस के अनुसार यही प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। रूल 3, एक्सेप्ट स्मॉल लॉसेस बिफोर दे बिकम बिग लॉसेस। अगर रिचर्ड डेनिस की पूरी ट्रेडिंग फिलॉसफी में कोई ऐसा रूल है जिसे हर ट्रेडर अपने मॉनिटर पर लिखकर रख सकता है, तो वो शायद यही होगा, एक्सेप्ट स्मॉल लॉसेस बिफोर दे बिकम बिग लॉसेस। यानी छोटे नुकसान को समय रहते स्वीकार करो, उसे इतना बड़ा मत बनने दो कि वो तुम्हारे अकाउंट और कॉन्फिडेंस दोनों को नुकसान पहुंचा दे। सुनने में ये रूल बहुत सिंपल लगता है, लेकिन सच ये है कि अधिकांश ट्रेडर्स मार्केट में इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें प्रॉफिट कमाना नहीं आता, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें लॉस लेना नहीं आता। यही सबसे बड़ा फर्क है। सोचिए, आपने एक ट्रेड ली, सिस्टम के अनुसार एंट्री बिल्कुल सही थी, लेकिन कुछ समय बाद मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाने के बजाय ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगती है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, रूल फॉलो करो, स्टॉप लॉस हिट होने दो, ट्रेड खत्म। दूसरा रास्ता, थोड़ा और वेट करते हैं,
मार्केट वापस आ जाएगी। इतनी जल्दी कैसे गलत हो सकती है? बस थोड़ा और पेशेंस रखते हैं। यहीं से एक छोटी लॉस धीरे धीरे बड़ी लॉस बनना शुरू होती है। रिचर्ड डेनिस अपने टर्टल ट्रेडर्स को सबसे पहले यही समझाते थे कि लॉस लेना फेलियर नहीं है, लॉस न लेना फेलियर है। क्योंकि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर प्रोबेबिलिटी का गेम खेल रहे हो तो लॉसेस आएंगी ही। कोई भी सिस्टम 100% ट्रेड्स नहीं जीत सकती। कोई भी ट्रेडर हमेशा सही नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी नए ट्रेडर्स लॉसेस से ऐसे बचने की कोशिश करते हैं जैसे लॉस लेना कोई शर्म की बात हो। यही सबसे डेंजरस सोच है। अब इमेजिन कीजिए दो टर्टल ट्रेडर्स हैं। दोनों ने बिल्कुल एक जैसी एंट्री ली। मार्केट अचानक रिवर्स हो गई। पहले ट्रेडर में बिना किसी हेजिटेशन के स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर ली। ट्रेड खत्म। दूसरे ट्रेडर ने सोचा, इतनी जल्दी एग्जिट क्यों करूं, थोड़ा और देखते हैं। फिर मार्केट और नीचे चली गई। अब उसने स्टॉप लॉस हटा दी। फिर उसने एवरेजिंग कर दी। कुछ दिनों बाद पहला ट्रेडर नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, दूसरा ट्रेडर अभी भी उसी लूजिंग पोजीशन में फंसा हुआ है। ध्यान दीजिए, दोनों की स्ट्रैटेजी एक जैसी थी, दोनों की एंट्री एक जैसी थी। फर्क सिर्फ एक डिसीजन का था। एक ट्रेडर ने रूल फॉलो किया, दूसरे ट्रेडर ने इमोशन फॉलो किया, और यही फर्क अकाउंट की डायरेक्शन बदल देता है। रिचर्ड डेनिस जानते थे कि मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क लॉस नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क अनकंट्रोल्ड लॉस है। क्योंकि एक छोटी लॉस अकाउंट को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन एक अनकंट्रोल्ड लॉस महीनों की मेहनत खत्म कर सकती है। यही वजह थी कि टर्टल रूल्स में रिस्क पहले से डिफाइंड होता था। ट्रेड लेने से पहले ही यह तय होता था कि अगर मार्केट गलत दिशा में गई तो कहां बाहर निकलना है। यानी एग्जिट का डिसीजन मार्केट खुलने के बाद नहीं लिया जाता था, वो पहले ही लिया जा चुका होता था। यही प्रोफेशनल अप्रोच है। अब एक साइकोलॉजिकल ट्रैप समझिए। जब ट्रेडर लॉस में जाता है तो उसके दिमाग में एक आवाज आती है कि अगर अभी एग्जिट करूंगा तो लॉस रियल हो जाएगी, इसलिए वो एग्जिट नहीं करता। लेकिन रियलिटी क्या है? लॉस पहले ही हो चुकी है, स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, बस ट्रेडर उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यानी नुकसान मार्केट नहीं बढ़ा रही, ट्रेडर की डिनायल बढ़ा रही है। रिचर्ड डेनिस का मानना था कि मार्केट के सामने ईगो की कोई वैल्यू नहीं होती। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी रिसर्च की थी, कितना कॉन्फिडेंस था, कितना एक्सपीरियंस है। अगर ट्रेड काम नहीं कर रही तो बस नहीं कर रही, यही रियलिटी है। और जितनी जल्दी ट्रेडर इस रियलिटी को एक्सेप्ट करता है, उतनी जल्दी वो अगले अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हो जाता है। एक और बात जो टर्टल ट्रेडर्स को सिखाई जाती थी वो थी एवरी ट्रेड इज इंडिपेंडेंट। अगर पिछली 3 ट्रेड्स लॉस थीं तो इसका मतलब ये नहीं कि चौथी भी लॉस होगी, और अगर पिछली 3 ट्रेड्स विनर थीं तो इसका मतलब ये भी नहीं कि चौथी विनर होगी। इसलिए हर ट्रेड पर वही रिस्क, वही डिसिप्लिन, वही स्टॉप लॉस। यही कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी बनाती है। बहुत सारे नए ट्रेडर्स एक बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि एक बड़ी विनिंग ट्रेड उनका करियर बना देगी। लेकिन रिचर्ड डेनिस जानते थे कि करियर एक बड़ी विनिंग ट्रेड से नहीं बनता, करियर बड़ी लूजिंग ट्रेड से बचने से बनता है। क्योंकि अगर आप बड़े लॉसेस से बच गए तो मार्केट आपको फ्यूचर में काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज देगी। लेकिन अगर एक ही ट्रेड अकाउंट को बुरी तरह डैमेज कर दे तो अगली अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने की ताकत ही नहीं बचेगी। यही टर्टल फिलॉसफी का कोर था। प्रोटेक्ट योर डाउनसाइड फर्स्ट, अपसाइड अपने समय पर आएगी। रूल 3 का सबसे बड़ा लेसन शायद एक ही लाइन में समझा जा सकता है, स्मॉल लॉसेज आर द कॉस्ट ऑफ स्टेइंग इन द गेम। लेकिन बड़ी लॉसेज अक्सर रूल्स तोड़ने की कीमत होती हैं। और रिचर्ड डेनिस के अनुसार प्रोफेशनल ट्रेडर वही है जो प्रॉफिट कमाने से पहले लॉस को मैनेज करना सीख जाए। क्योंकि मार्केट में अंततः जीत उसी की होती है जो लंबे समय तक खेल में बना रहता है। रूल 4, रिस्क मैनेजमेंट कम्स बिफोर प्रॉफिट। अगर आप रिचर्ड डेनिस की ट्रेडिंग फिलॉसफी से सिर्फ एक हैबिट अपनी ट्रेडिंग में ले आओ तो संभव है कि आपकी पूरी अप्रोच बदल जाए। वो हैबिट है प्रॉफिट से पहले रिस्क के बारे में सोचना। यही टर्टल रूल्स का चौथा और सबसे पावरफुल प्रिंसिपल था। रिस्क मैनेजमेंट कम्स बिफोर प्रॉफिट। यानी ट्रेड लेने से पहले ये मत सोचो कि कितना कमाऊंगा, पहले ये सोचो कि अगर ट्रेड गलत हुई तो कितना खोऊंगा। सुनने में ये बात शायद थोड़ी नेगेटिव लगे, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसी तरह सोचते हैं और शायद यही कारण है कि वे लंबे समय तक मार्केट में टिके रहते हैं। अब सोचिए, एक नया ट्रेडर किसी स्टॉक का चार्ट देखता है, उसे ब्रेकआउट दिखाई देती है, उसके दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। अगर ये स्टॉक 10% ऊपर गई तो इतना प्रॉफिट होगा, अगर टारगेट हिट हो गया तो इस महीने की रिकवरी हो जाएगी, अगर ये ट्रेड चल गई तो अकाउंट तेजी से ग्रो करेगी। ध्यान दीजिए, उसका पूरा फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर है। लेकिन रिचर्ड डेनिस अपने टर्टल ट्रेडर्स को बिल्कुल अलग सोच सिखाते थे। वे कहते थे, ट्रेड लेने से पहले खुद से एक ही सवाल पूछो, अगर मैं गलत हुआ तो मेरा नुकसान कितना होगा।
यही सवाल एवरेज ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है, क्योंकि एवरेज ट्रेडर रिवॉर्ड देखकर एक्साइटेड होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर रिस्क देखकर काम रहता है। अब इमेजिन कीजिए, दो ट्रेडर्स हैं, दोनों को बिल्कुल एक जैसी ब्रेकआउट दिखाई देती है। पहला ट्रेडर सोचता है ये मूव बहुत बड़ी हो सकती है और वो बिना ज्यादा सोचे बड़ी पोजीशन ले लेता है। दूसरा ट्रेडर सबसे पहले अपनी रिस्क कैलकुलेट करता है। स्टॉप लॉस कहां होगी, अकाउंट का कितना प्रतिशत रिस्क होगा, अगर लगातार 3 ट्रेड्स गलत हुई तो क्या होगा, क्या मैं फिर भी मेंटली स्टेबल रहूंगा। ध्यान दीजिए, दोनों एक ही चार्ट देख रहे हैं, लेकिन सोच पूरी तरह अलग है और यही सोच उनके रिजल्ट्स अलग करेगी। रिचर्ड डेनिस जानते थे कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भी ट्रेडर फ्यूचर नहीं जानता, इसलिए उन्होंने एक चीज को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखा, रिस्क। क्योंकि प्रॉफिट मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन रिस्क ट्रेडर डिसाइड करता है, और जो चीज आपके कंट्रोल में है सबसे पहले उसी पर ध्यान देना चाहिए। यही टर्टल ट्रेडिंग का फाउंडेशन था। एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप समझिए, जब ट्रेडर को कोई सेटअप बहुत पसंद आ जाती है तब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उसे लगता है इस बार ट्रेड जरूर चलेगी, और कॉन्फिडेंस बढ़ते ही रिस्क भी बढ़ जाती है। पोजीशन बड़ी, स्टॉप लॉस दूर, रूल्स फ्लेक्सिबल। यही डिजास्टर शुरू होता है। रिचर्ड डेनिस इस माइंडसेट के बिल्कुल खिलाफ थे। उनके लिए कोई भी ट्रेड स्पेशल नहीं थी, हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी थी, और हर प्रोबेबिलिटी पर कंट्रोल्ड रिस्क होनी चाहिए। यही कंसिस्टेंसी की शुरुआत है। अब इमेजिन कीजिए कि आपके अकाउंट में 100 ट्रेड्स लेने का मौका है। अगर आप हर ट्रेड में डिसिप्लिन्ड रिस्क लेते हो तो कुछ लॉसेस के बाद भी अकाउंट सुरक्षित रहेगी। लेकिन अगर सिर्फ 2 या 3 ट्रेड्स में आपने अननेसेसरी रिस्क ले ली तो बाकी 97 अपॉर्चुनिटीज का कोई मतलब नहीं बचेगा। यही कारण है कि रिचर्ड डेनिस कैपिटल को एम्यूनिशन की तरह देखते थे। एक एक्सपीरियंस्ड सोल्जर अपनी सारी गोलियां पहली लड़ाई में खर्च नहीं करता, वो उन्हें बचा कर रखता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि असली लड़ाई अभी बाकी हो सकती है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आपने अपना कैपिटल शुरुआती इमोशनल ट्रेड्स में ही खत्म कर दिया तो जब सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी तब आपके पास पार्टिसिपेट करने की कैपेसिटी ही नहीं होगी। यही प्रोफेशनल थिंकिंग है। एक और महत्वपूर्ण बात, रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ आपके अकाउंट को प्रोटेक्ट नहीं करती, यह आपके इमोशंस को भी प्रोटेक्ट करती है। जब रिस्क छोटी होती है तब ट्रेडर ऑब्जेक्टिवली सोच सकता है, लेकिन जब रिस्क बहुत बड़ी होती है तब हर छोटी कैंडल इमोशंस बदल देती है। थोड़ा प्रॉफिट, एक्साइटमेंट, थोड़ा लॉस, फियर, थोड़ा और नीचे, पैनिक। अब ट्रेडर चार्ट नहीं देख रहा, वो अपना पीएनएल देख रहा है, और जिस मोमेंट पीएनएल एनालिसिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए उसी मोमेंट मिस्टेक्स बढ़ने लगती हैं। रिचर्ड डेनिस चाहते थे कि टर्टल ट्रेडर्स ट्रेड के दौरान इमोशनली न्यूट्रल रहें, और यह तभी संभव है जब रिस्क पहले से कंट्रोल्ड हो। यही वजह है कि उन्होंने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने से पहले रिस्क स्टैंडर्डाइज करना सिखाया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर डाउनसाइड कंट्रोल्ड है तो अपसाइड इवेंचुअली खुद अपना रास्ता बना लेगी, लेकिन अगर डाउनसाइड अनकंट्रोल्ड है तो एक बड़ी विनिंग ट्रेड भी अकाउंट को लंबे समय तक नहीं बचा सकती। रूल 4 का सबसे बड़ा लेसन बहुत सीधा है। ट्रेडिंग में आपका पहला काम पैसा कमाना नहीं है, आपका पहला काम अपने कैपिटल की रक्षा करना है, क्योंकि मार्केट हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज देगी, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा सिर्फ वही ट्रेडर उठा पाएगा जिसके पास कैपिटल भी बची होगी और कॉन्फिडेंस भी। और रिचर्ड डेनिस के अनुसार यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की असली शुरुआत है। Rule 5. Position sizing is more important than finding the perfect entry. अगर आप नए ट्रेडर्स को ऑब्जर्व करो तो एक बात लगभग हमेशा दिखाई देगी, वे घंटों तक परफेक्ट एंट्री ढूंढते रहते हैं। कौन सा कैंडल पैटर्न है, कौन सा इंडिकेटर सिग्नल दे रहा है, कौन सा सपोर्ट लेवल है, कहां एग्जैक्ट ब्रेकआउट होगी। लेकिन एक चीज पर वे बहुत कम ध्यान देते हैं, पोजीशन साइज, यानी ट्रेड सही हो या गलत उसमें कितना पैसा लगाना है। रिचर्ड डेनिस के अनुसार यही सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी, क्योंकि उनका मानना था परफेक्ट एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही पोजीशन साइजिंग। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि अधिकांश ट्रेडर्स सोचते हैं कि प्रॉफिट अच्छी एंट्री से बनती है, लेकिन टर्टल ट्रेडर्स को कुछ और सिखाया गया था। उन्हें सिखाया गया था कि अगर आपकी पोजीशन साइज गलत है तो अच्छी एंट्री भी आपको नहीं बचा सकती, लेकिन अगर पोजीशन साइज सही है तो एक एवरेज एंट्री भी लंबे समय में प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है। यही प्रोफेशनल थिंकिंग है। अब इमेजिन कीजिए, 2 ट्रेडर्स हैं, दोनों ने बिल्कुल एक जैसी ब्रेकआउट पर एंट्री ली, दोनों की एनालिसिस सही थी, लेकिन पहले ट्रेडर ने अपने पूरे अकाउंट का बहुत बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में लगा दिया। दूसरे ट्रेडर ने पहले से तय रूल्स के अनुसार लिमिटेड रिस्क ली। कुछ घंटों बाद मार्केट अचानक रिवर्स हो गई। पहले ट्रेडर का अकाउंट बुरी तरह हिल गया, कॉन्फिडेंस टूट गया,
फेयर शुरू हो गया। दूसरे ट्रेडर को भी लॉस हुई, लेकिन वो पूरी तरह काम है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये सिर्फ एक ट्रेड थी, पूरी जर्नी नहीं। ध्यान दीजिए, दोनों की एंट्री एक जैसी थी, फर्क सिर्फ पोजीशन साइज का था, और यही फर्क साइकोलॉजी बदल देता है। रिचर्ड डेनिस अपने टर्टल ट्रेडर्स को कभी भी इमोशंस के हिसाब से पोजीशन साइज तय करने नहीं देते थे। उन्होंने इसके लिए क्लियर मैथमेटिकल रूल्स बनाए थे। अगर मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल है तो पोजीशन छोटी होगी, अगर वॉलेटिलिटी कम है तो पोजीशन थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन हर डिसीजन पहले से डिफाइंड होगा, लाइव मार्केट में नहीं। यही टर्टल सिस्टम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, क्योंकि मार्केट के दौरान इमोशंस बहुत जल्दी डिसीजंस बदल देती हैं। आज कॉन्फिडेंस ज्यादा है तो साइज बढ़ा दो, कल लॉस हुई तो रिवेंज के लिए साइज और बढ़ा दो, परसों प्रॉफिट हुई तो सोचो कि अब अकाउंट डबल करनी है। यहीं से डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। रिचर्ड डेनिस जानते थे कि ट्रेडर का सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं है, उसका अनकंट्रोल्ड बिहेवियर है, और पोजीशन साइजिंग उसी बिहेवियर को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल तरीका है। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल खुद से पूछिए, अगर आपको पहले से पता हो कि आपकी अगली ट्रेड लॉस होने वाली है, तो क्या आप वही पोजीशन साइज लोगे जो अभी लेते हो? शायद नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि किसी को भी नहीं पता कि अगली ट्रेड का रिजल्ट क्या होगा। इसीलिए रिचर्ड डेनिस कहते थे, हर ट्रेड को समान सम्मान दो। कोई भी ट्रेड इतनी स्पेशल नहीं है कि उसमें पूरा अकाउंट रिस्क कर दिया जाए, क्योंकि सबसे परफेक्ट दिखने वाला सेटअप भी फेल हो सकता है, और सबसे एवरेज दिखने वाला सेटअप भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विनर बन सकता है। यही प्रोबेबिलिटी का गेम है। एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप यहां समझना बहुत जरूरी है। जब ट्रेडर छोटा अकाउंट लेकर मार्केट में आता है तो उसे जल्दी बड़ा अकाउंट चाहिए होता है। वो सोचता है, अगर बड़ा रिस्क लूंगा तो जल्दी ग्रो करूंगा। लेकिन रियलिटी अक्सर उल्टी होती है। जितना बड़ा रिस्क उतनी बड़ी इमोशनल प्रेशर, और जितना इमोशनल प्रेशर उतने खराब डिसीजंस। यानी ट्रेडर प्रॉफिट कमाने की जल्दी में कंसिस्टेंसी खो देता है। रिचर्ड डेनिस कंसिस्टेंसी चाहते थे, जैकपॉट नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि ट्रेडिंग लॉटरी नहीं है, ये कंपाउंडिंग का गेम है, और कंपाउंडिंग सिर्फ उन्हीं ट्रेडर्स के साथ होती है जो लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आपके सामने 10 शानदार अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर पहली ही ट्रेड में आपने ओवरसाइज्ड पोजीशन लेकर अकाउंट का बड़ा हिस्सा खो दिया, तो बाकी 9 अपॉर्चुनिटीज आपके किसी काम की नहीं रहेंगी। लेकिन अगर आपने हर ट्रेड में कंट्रोल्ड पोजीशन साइज रखी, तो चाहे कुछ ट्रेड्स गलत भी जाएं, फिर भी आप गेम में बने रहोगे। और यही सबसे बड़ा एडवांटेज है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट में एक ट्रेड जीतने नहीं आते, वे अगले 10 साल तक प्रॉफिटेबल रहने आते हैं। यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग टर्टल ट्रेडर्स को बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाती थी। उनका फोकस किसी एक ट्रेड पर नहीं था, उनका फोकस पूरे ट्रेडिंग करियर पर था। और करियर तभी बनता है जब हर ट्रेड कंट्रोल्ड हो, हर रिस्क कैलकुलेटेड हो, और हर डिसीजन डिसिप्लिन्ड हो। रूल 5 का सबसे बड़ा लेसन शायद एक ही लाइन में समझा जा सकता है। मार्केट में आपकी एंट्री आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है, लेकिन आपकी पोजीशन साइज तय करती है कि आप मार्केट में कितने समय तक टिके रहेंगे। और रिचर्ड डेनिस के अनुसार ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिके रहना ही सबसे बड़ा एज है, क्योंकि मार्केट हर साल नए अपॉर्चुनिटीज देती है, लेकिन उनका फायदा सिर्फ वही ट्रेडर उठा पाता है जो अभी भी खेल में मौजूद है। रूल 6, नेवर स्किप अ वैलिड सेटअप बिकॉज ऑफ फियर। अगर रिचर्ड डेनिस की टर्टल ट्रेनिंग में कोई ऐसी बात थी जो हर ट्रेनी को बार बार समझाई जाती थी, तो वो थी नेवर स्किप अ वैलिड सेटअप। यानी अगर आपका सिस्टम ट्रेड लेने के लिए कह रहा है तो सिर्फ इसलिए उसे मत छोड़ो क्योंकि आपको डर लग रहा है। सुनने में ये बात बहुत आसान लगती है, लेकिन सच ये है कि यही गलती हजारों ट्रेडर्स बार बार करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये गलती अक्सर लगातार लॉसेस के बाद होती है। सोचिए, आपने लगातार 3 ट्रेड्स ली, तीनों स्टॉप लॉस में चली गईं। अब चौथी ट्रेड सामने है। चार्ट बिल्कुल वही सेटअप दिखा रही है जिसे आपका सिस्टम वैलिड मानता है, लेकिन इस बार आपके हाथ माउस पर नहीं जा रहे। दिमाग कह रहा है, अगर ये भी लॉस हो गई तो थोड़ा वेट करते हैं, शायद अगली ट्रेड बेहतर होगी, और आप ट्रेड छोड़ देते हो। कुछ घंटों बाद वही ट्रेड एक शानदार विनर बन जाती है। अब ट्रेडर को 2 दर्द होते हैं, पहला पिछली लॉसेस का, दूसरा इस मिस्ड अपॉर्चुनिटी का। यही साइकोलॉजिकल ट्रैप रिचर्ड डेनिस अपने टर्टल ट्रेडर्स को समझाना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि अगर सिस्टम स्टैटिस्टिकली प्रॉफिटेबल है तो आपको हर वैलिड सेटअप लेनी होगी, क्योंकि आपको पहले से नहीं पता होता कि कौन सी ट्रेड विनर बनेगी। यही प्रोबेबिलिटी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। अब इमेजिन कीजिए कि कोई ट्रेडर सिर्फ वही ट्रेड्स लेता है जिनमें उसे कॉन्फिडेंस महसूस होता है, और जिनमें फियर महसूस होती है उन्हें छोड़ देता है। क्या होगा?
धीरे धीरे उसका पूरा ट्रेडिंग रिकॉर्ड बदल जाएगा, क्योंकि अब वो सिस्टम ट्रेड नहीं, इमोशंस ट्रेड कर रहा है। और इमोशंस कभी कंसिस्टेंट नहीं होती। आज कॉन्फिडेंस ज्यादा है, कल फियर ज्यादा है, परसों ग्रीड ज्यादा है, लेकिन सिस्टम की लैंग्वेज अलग होती है। उसके लिए हर वैलिड सेटअप सिर्फ एक और प्रोबेबिलिटी है, बस। यही प्रोफेशनल थिंकिंग है। रिचर्ड डेनिस जानते थे कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक हमेशा गलत ट्रेड लेना नहीं होती। कई बार सबसे बड़ी मिस्टेक सही ट्रेड छोड़ देना होती है, क्योंकि एक मिस्ड विनर कई छोटे लॉसेस की भरपाई कर सकती है। लेकिन अगर ट्रेडर फियर की वजह से वही विनर मिस कर दे तो पूरे सिस्टम की एक्सपेक्टेंसी बदल सकती है। यही वजह थी कि टर्टल ट्रेडर्स को इंडिविजुअल ट्रेड्स पर नहीं, एंटायर सीक्वेंस पर फोकस करना सिखाया गया। एक ट्रेड कुछ साबित नहीं करती, 10 ट्रेड्स भी शायद कुछ साबित ना करें, लेकिन सैकड़ों ट्रेड्स मिलकर सिस्टम का रियल एज दिखाती हैं। और अगर आप हर कुछ ट्रेड्स छोड़ते रहोगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि सिस्टम वास्तव में कितना प्रॉफिटेबल थी। अब एक और साइकोलॉजिकल सिचुएशन समझिए। मान लीजिए आपने लगातार 4 लॉसेस ली हैं। अब 5वीं सेटअप आती है। इमोशन कहती है आज मत लो, लेकिन सिस्टम कहती है एंट्री लो। अगर आप इमोशन को चुनते हो तो शायद वही ट्रेड आपके महीने की सबसे बड़ी विनर होती। यही ट्रेडिंग की आयरनी है। कई बार सबसे मुश्किल ट्रेड ही सबसे प्रॉफिटेबल निकलती है। और यही कारण है कि रिचर्ड डेनिस डिसिप्लिन को कॉन्फिडेंस से ज्यादा महत्व देते थे, क्योंकि कॉन्फिडेंस बदलती रहती है लेकिन डिसिप्लिन स्थिर रहती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कॉन्फिडेंस पर डिपेंड नहीं करते, वे प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं। एक और कॉमन मिस्टेक यहां होती है। कुछ ट्रेडर्स पिछले ट्रेड के रिजल्ट को अगली ट्रेड से जोड़ देते हैं। अगर पिछली ट्रेड लॉस थी तो अगली ट्रेड लेने में डर लगता है। अगर पिछली ट्रेड विनर थी तो अगली ट्रेड में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाती है। लेकिन रिचर्ड डेनिस कहते थे हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है। पिछली ट्रेड का रिजल्ट अगली ट्रेड की प्रोबेबिलिटी नहीं बदलता। अगर सेटअप वैलिड है तो ट्रेड लो, अगर वैलिड नहीं है तो मत लो। इतना ही सिंपल। यही कंसिस्टेंसी बनाती है, और कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी बनाती है। अब इमेजिन कीजिए 2 टर्टल ट्रेडर्स हैं। दोनों के पास एक जैसी स्ट्रैटेजी है। पहला ट्रेडर हर वैलिड सेटअप लेता है, दूसरा ट्रेडर इमोशंस के हिसाब से कुछ ट्रेड्स छोड़ देता है। एक साल बाद किसका रिजल्ट बेहतर होगा? लगभग हमेशा पहले ट्रेडर का, क्योंकि उसने सिस्टम का पूरा एज कैप्चर किया। दूसरे ट्रेडर ने अपने इमोशंस की वजह से उसी एज को कमजोर कर दिया। यही रीजन है कि रिचर्ड डेनिस ट्रेडिंग को डिसिप्लिन का प्रोफेशन मानते थे, प्रिडिक्शन का नहीं। क्योंकि मार्केट आपको पहले से नहीं बताएगी कि कौन सी ट्रेड विनर होगी। आपका काम सिर्फ इतना है कि जब भी आपके रूल्स कहें, एग्जीक्यूट। रूल 6 का सबसे बड़ा लेसन यही है। फियर की वजह से वैलिड सेटअप छोड़ना उतना ही डेंजरस है जितना ग्रीड की वजह से इनवैलिड सेटअप लेना। क्योंकि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी तभी आती है जब हर डिसीजन इमोशन से नहीं, रूल से लिया जाए। और रिचर्ड डेनिस के अनुसार वही ट्रेडर लंबे समय तक सफल रहता है जो मार्केट में अपनी फीलिंग्स नहीं, अपना सिस्टम लेकर आता है। रूल 7, लेट योर विनर्स रन। अगर रिचर्ड डेनिस की टर्टल ट्रेडिंग फिलॉसफी को एक ऐसी आदत में बदलना हो जिसने सबसे ज्यादा पैसा बनाया, तो वो शायद यही होगी, लेट योर विनर्स रन। यानी जब मार्केट तुम्हें सही साबित कर रही हो, तब जल्दी प्रॉफिट बुक मत करो। विनिंग ट्रेड को इतना समय दो कि वो अपनी पूरी पोटेंशियल दिखा सके। सुनने में ये आसान लगता है, लेकिन सच ये है कि नए ट्रेडर्स के लिए यही सबसे मुश्किल कामों में से एक है। क्यों? क्योंकि लॉस में इंसान होप करता है, लेकिन प्रॉफिट में इंसान डरता है। लॉस में वो सोचता है थोड़ा और वेट करते हैं, मार्केट वापस आ जाएगी। लेकिन प्रॉफिट में वो सोचता है बस यहीं प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, कहीं वापस न चली जाए। ध्यान दीजिए, जब लॉस होती है तब पेशेंस बहुत होती है, लेकिन जब प्रॉफिट होती है तब पेशेंस गायब हो जाती है। और रिचर्ड डेनिस का मानना था कि यही सोच ट्रेडर्स को एवरेज बनाए रखती है। सोचिए, आपने एक ब्रेकआउट ट्रेड ली, सिस्टम के अनुसार एंट्री हुई, मार्केट धीरे धीरे आपके डायरेक्शन में चलने लगी। अब अकाउंट ग्रीन दिखाई दे रही है, 5% प्रॉफिट, फिर 7%, फिर 10%। अब आपके दिमाग में एक आवाज आती है, प्रॉफिट बुक कर लो, इतना काफी है, कहीं पूरा प्रॉफिट वापस न चली जाए। और आप एग्जिट कर जाते हो। लेकिन अगले कुछ हफ्तों में वही स्टॉक 30, 40 या 50% ऊपर चली जाती है। यही सबसे कॉमन मिस्टेक है। ट्रेडर सही था, लेकिन उसने अपनी विनिंग ट्रेड को ग्रो होने का मौका ही नहीं दिया। रिचर्ड डेनिस अपने टर्टल ट्रेडर्स को शुरुआत से समझाते थे कि ट्रेडिंग में बड़ा पैसा बार बार छोटे प्रॉफिट से नहीं बनता, बड़ा पैसा कुछ बड़े विनर्स से बनता है। यही ट्रेंड फॉलोइंग का पूरा फाउंडेशन है। आपको पहले से नहीं पता होता कि कौन सी ट्रेड एक्स्ट्रॉर्डिनरी विनर बनेगी, इसलिए हर वैलिड विनर को ब्रीदिंग स्पेस देना जरूरी है।
अब इमेजिन कीजिए दो टर्टल ट्रेडर्स हैं। दोनों ने एक ही स्टॉक खरीदी, दोनों की एंट्री एक जैसी, दोनों का रिस्क एक जैसा। पहला ट्रेडर 10% प्रॉफिट पर एग्जिट कर गया, दूसरा ट्रेडर अपने रूल्स फॉलो करता रहा। ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग थी, वॉल्यूम अभी भी हेल्दी थी, सिस्टम ने एग्जिट का सिग्नल नहीं दिया था। कुछ महीनों बाद वही ट्रेड 70% ऊपर थी। अब दोनों ट्रेडर्स के रिजल्ट्स पूरी तरह अलग हैं। फर्क स्ट्रैटेजी में नहीं था, फर्क पेशेंस में था। यही कारण है कि रिचर्ड डेनिस कहते थे, स्मॉल लॉसेस बिग विनर्स। अगर लॉसेस छोटी हैं और विनर्स भी छोटी हैं तो अकाउंट ग्रो करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर लॉसेस छोटी हैं और कुछ विनर्स बहुत बड़ी हैं तो वही विनर्स पूरे सिस्टम को प्रॉफिटेबल बना देती हैं। यही टर्टल ट्रेडिंग का मैथमेटिकल एज था। अब एक साइकोलॉजिकल ट्रैप समझिए। जब ट्रेडर पहली बार अच्छी प्रॉफिट देखता है तो उसका दिमाग कैलकुलेशन शुरू कर देता है। इतने पैसे मिल रहे हैं, अगर अभी एग्जिट करूंगा तो नया फोन खरीद सकता हूं। इतना प्रॉफिट पहले कभी नहीं हुआ। धीरे धीरे उसका फोकस चार्ट से हटकर प्रॉफिट अमाउंट पर चला जाता है, और जिस मोमेंट ट्रेडर चार्ट छोड़कर सिर्फ P&L देखने लगे, उसी मोमेंट इमोशंस डिसीजंस लेना शुरू कर देती हैं। रिचर्ड डेनिस चाहते थे कि टर्टल ट्रेडर्स प्रॉफिट अमाउंट नहीं, सिस्टम फॉलो करें। अगर ट्रेंड खत्म नहीं हुई है तो ट्रेड खत्म नहीं हुई है, इतना ही सिंपल। यही प्रोफेशनल अप्रोच है। एक और कॉमन मिस्टेक यहां होती है, नए ट्रेडर्स प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने के नाम पर विनर्स को बहुत जल्दी बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि नोबडी एवर वेंट ब्रोक टेकिंग प्रॉफिट्स। ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन अगर हर बार प्रॉफिट बहुत जल्दी ले ली जाए तो बड़े ट्रेंड्स कभी अकाउंट तक पहुंचती ही नहीं और ट्रेंड फॉलोइंग का सबसे बड़ा फायदा खत्म हो जाता है। रिचर्ड डेनिस जानते थे कि मार्केट में हर ट्रेड बड़ी विनर नहीं बनेगी। कई ट्रेड्स छोटी प्रॉफिट देंगी, कई स्टॉप लॉस में जाएंगी, लेकिन कुछ ट्रेड्स ऐसी होंगी जो पूरे महीने, पूरे क्वार्टर या कभी-कभी पूरे साल का प्रॉफिट बना देंगी। अगर आपने उन्हीं ट्रेड्स को जल्दी बंद कर दिया तो पूरा स्टैटिस्टिकल एज खत्म हो जाएगा। यही वजह थी कि टर्टल ट्रेडर्स एग्जिट्स भी रूल से करते थे, इमोशन से नहीं, ग्रीड से नहीं, फियर से नहीं। अगर ट्रेंड खत्म हुई, एग्जिट। अगर रूल्स कहती हैं होल्ड करो, होल्ड। यही कंसिस्टेंसी उन्हें ऑर्डिनरी ट्रेडर्स से अलग बनाती थी। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी ऐसी ट्रेड ली है जिसमें आप सही थे, लेकिन आपने इतनी जल्दी एग्जिट कर दी कि बाद में वही स्टॉक बहुत ऊपर चली गई? अगर जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। लगभग हर ट्रेडर इस फेज से गुजरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि चैंपियन ट्रेडर्स इस मिस्टेक से सीखते हैं और एवरेज ट्रेडर्स इसे बार बार दोहराते हैं। रूल 7 का सबसे बड़ा लेसन शायद एक ही लाइन में समझा जा सकता है, लॉसेस को जल्दी एक्सेप्ट करो, लेकिन विनर्स को जल्दी मत छोड़ो। क्योंकि ट्रेडिंग में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेडिक्शन से नहीं आते, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी विनर्स को पेशेंटली होल्ड करने से आते हैं। और रिचर्ड डेनिस के अनुसार यही आदत एक डिसिप्लिन ट्रेडर को वास्तव में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती है। रूल 8, थिंक इन प्रोबेबिलिटीज नॉट प्रेडिक्शंस। अगर रिचर्ड डेनिस ने टर्टल ट्रेडर्स को कोई ऐसी स्किल सिखाई जिसने उन्हें बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाया, तो वो सिर्फ ट्रेंड फॉलोइंग नहीं थी, वो थी प्रोबेबिलिटी में सोचना। यही उनका 8वां रूल था, थिंक इन प्रोबेबिलिटीज नॉट प्रेडिक्शंस। यानी मार्केट में सर्टेनिटी मत खोजो, प्रोबेबिलिटी को समझो। सुनने में ये एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन सच ये है कि यही सोच एवरेज ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। क्योंकि नया ट्रेडर मार्केट में ये जानने आता है कि आगे क्या होगा, लेकिन टर्टल ट्रेडर मार्केट में ये जानने आता है कि अगर ये सेटअप आए तो उसे क्या करना है। दोनों का फोकस पूरी तरह अलग है। सोचिए, एक स्टॉक ब्रेकआउट के करीब है। नया ट्रेडर कहता है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह स्टॉक ऊपर जाएगी। टर्टल ट्रेडर कहता है, अगर ब्रेकआउट सफल हुई तो मैं ट्रेड करूंगा, अगर फेल हुई तो स्टॉप लॉस लेकर बाहर निकल जाऊंगा। ध्यान दीजिए, पहले ट्रेडर की सोच सर्टेनिटी पर आधारित है, दूसरे ट्रेडर की सोच प्रोबेबिलिटी पर, और यही सोच उसे इमोशनली स्टेबल रखती है। रिचर्ड डेनिस हमेशा कहते थे कि मार्केट में कोई भी ट्रेड गारंटीड नहीं होती। सबसे अच्छी सेटअप भी फेल हो सकती है और सबसे एवरेज दिखने वाली सेटअप भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विनर बन सकती है। यही मार्केट की रियलिटी है। लेकिन नए ट्रेडर्स इस रियलिटी को स्वीकार नहीं करना चाहते। उन्हें सर्टेनिटी चाहिए, उन्हें कंफर्मेशन चाहिए, उन्हें कोई ऐसा सिग्नल चाहिए जो कभी गलत ना हो। और इसी तलाश में वे इंडिकेटर बदलते रहते हैं, स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, एक्सपर्ट्स की राय सुनते रहते हैं, लेकिन सर्टेनिटी उन्हें कभी नहीं मिलती,
क्योंकि मार्केट सर्टेनिटी देती ही नहीं, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटीज देती है। अब इमेजिन कीजिए दो ट्रेडर्स हैं, दोनों एक ही ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं। ट्रेड स्टॉप लॉस में चली जाती है। पहला ट्रेडर कहता है, मेरी स्ट्रैटेजी बेकार है, मार्केट मैनिपुलेटेड है, मुझे नई स्ट्रैटेजी ढूंढनी होगी। दूसरा ट्रेडर कहता है, यह प्रोबेबिलिटी का हिस्सा था, अब अगली वैलिड सेटअप का इंतजार करते हैं। दोनों ने एक जैसी लॉस ली, लेकिन दोनों का माइंडसेट बिल्कुल अलग है, और यही माइंडसेट अगले 6 महीने बाद उनके रिजल्ट्स अलग कर देगा। रिचर्ड डेनिस चाहते थे कि टर्टल ट्रेडर्स इंडिविजुअल ट्रेड्स के बारे में सोचना बंद करें। वे चाहते थे कि वे पूरी ट्रेडिंग सीरीज के बारे में सोचें, क्योंकि एक ट्रेड कुछ भी साबित नहीं करती। 10 ट्रेड्स भी शायद कुछ साबित न करें, लेकिन 100 या 200 ट्रेड्स के बाद सिस्टम का रियल एज दिखाई देता है। यही प्रोफेशनल अप्रोच है। एक कसीनो को देखिए। कसीनो को पहले से पता नहीं होता कि अगला कस्टमर जीतेगा या हारेगा, लेकिन फिर भी कसीनो कॉन्फिडेंस के साथ बिजनेस चलाती है। क्यों? क्योंकि उसे प्रोबेबिलिटी पर भरोसा है। उसे पता है कि एक इंडिविजुअल गेम अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ गेम्स के बाद मैथमेटिकल एज उसके फेवर में काम करेगी। रिचर्ड डेनिस चाहते थे कि टर्टल ट्रेडर्स भी मार्केट को बिल्कुल इसी तरह देखें। एक ट्रेड नहीं, पूरी जर्नी। एक दिन नहीं, पूरा करियर। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब ट्रेडर हर ट्रेड को लाइफ चेंजिंग इवेंट बना देता है। अगर जीत गया तो ओवर कॉन्फिडेंस, अगर हार गया तो फ्रस्ट्रेशन। लेकिन प्रोबेबिलिटी माइंडसेट दोनों सिचुएशंस में बैलेंस बनाए रखती है, क्योंकि ट्रेडर जानता है कि यह सिर्फ एक आउटकम है, पूरी स्टोरी नहीं। एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप यहां समझना जरूरी है। जब ट्रेडर सर्टेनिटी खोजता है तो वो प्रिडिक्शन करने लगता है, और प्रिडिक्शन के साथ ईगो जुड़ जाती है। अब अगर मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाए तो उसे सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं होती, ईगो भी हर्ट होती है। यही रीजन है कि कई ट्रेडर्स स्टॉप लॉस हटाते हैं। वे मार्केट को गलत साबित करना चाहते हैं, लेकिन टर्टल ट्रेडर्स ऐसा नहीं करते थे। अगर मार्केट उनके खिलाफ गई तो वे बिना आर्ग्यूमेंट किए बाहर निकल जाते थे, क्योंकि उनके लिए मार्केट हमेशा फाइनल जज थी, ओपिनियन नहीं। एक और पावरफुल लेसन रिचर्ड डेनिस अपने ट्रेनीज को सिखाते थे। अगर आपने सभी रूल्स फॉलो किए और फिर भी ट्रेड लॉस में गई, तो भी आपने एक अच्छी ट्रेड ली। लेकिन अगर आपने रूल्स तोड़ दिए और फिर भी प्रॉफिट हो गई, तो भी आपने एक खराब ट्रेड ली। ये सोच शुरुआत में समझना मुश्किल लगती है, लेकिन यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की फाउंडेशन है। क्योंकि प्रोफेशनल्स रिजल्ट को नहीं, प्रोसेस को जज करते हैं, और प्रोसेस जितनी मजबूत होगी, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स उतने ही मजबूत होंगे। यही कारण है कि टर्टल ट्रेडर्स अपने डेली P&L से ज्यादा अपने डिसिप्लिन को इवैल्यूएट करते थे। उन्होंने कितने रूल्स फॉलो किए, कितनी वैलिड सेटअप्स ली, कितनी बार इमोशंस को कंट्रोल किया, यही उनके लिए रियल सक्सेस थी। रूल 8 का सबसे बड़ा लेसन शायद एक ही लाइन में समझा जा सकता है। ट्रेडिंग में आपका काम फ्यूचर प्रिडिक्ट करना नहीं है, आपका काम प्रोबेबिलिटीज को डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगी, लेकिन अगर आपका प्रोसेस कंसिस्टेंट है तो वही अनसर्टेनिटी धीरे धीरे आपके सबसे बड़े एडवांटेज में बदल सकती है। और रिचर्ड डेनिस के अनुसार यही वो सोच है जो एक ऑर्डिनरी ट्रेडर को एक प्रोफेशनल टर्टल ट्रेडर में बदल देती है। रूल 9, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेलिजेंस एवरी टाइम। अगर रिचर्ड डेनिस की पूरी टर्टल एक्सपेरिमेंट से दुनिया ने सिर्फ एक लेसन सीखा हो तो शायद वो यही होगा। ट्रेडिंग में इंटेलिजेंस से ज्यादा कंसिस्टेंसी जीतती है। यही उनका 9वां रूल था, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेलिजेंस एवरी टाइम। सुनने में ये बात थोड़ी सरप्राइजिंग लग सकती है, क्योंकि हम हमेशा यही सुनते आए हैं कि मार्केट में वही सफल होता है जो सबसे इंटेलिजेंट हो, जिसकी एनालिसिस सबसे अच्छी हो, जिसकी प्रेडिक्शन सबसे एक्यूरेट हो। लेकिन रिचर्ड डेनिस ने अपने फेमस टर्टल एक्सपेरिमेंट से यह साबित कर दिया कि रियलिटी कुछ और है। सोचिए, जब उन्होंने टर्टल ट्रेडर्स चुने थे, तब उन्होंने सिर्फ इकोनॉमिस्ट्स या प्रोफेशनल ट्रेडर्स को नहीं चुना था। उनकी टीम में अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग थे। कोई अकाउंटेंट था, कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई स्टूडेंट। कई लोगों ने पहले कभी प्रोफेशनल ट्रेडिंग भी नहीं की थी। फिर भी उनमें से कई लोग आगे चलकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स मैनेज करने लगे। क्यों? क्या अचानक वे सबसे इंटेलिजेंट ट्रेडर्स बन गए थे? नहीं, उन्होंने सिर्फ एक काम किया था, उन्होंने रूल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो किया था। यही रिचर्ड डेनिस का सबसे बड़ा पॉइंट था। मार्केट में सक्सेस IQ का कंपटीशन नहीं है, ये डिसिप्लिन का कंपटीशन है। अब इमेजिन कीजिए 2 ट्रेडर्स हैं। पहला ट्रेडर मार्केट के बारे में बहुत नॉलेज रखता है, हर इंडिकेटर जानता है, हर इकोनॉमिक रिपोर्ट पढ़ता है, हर एक्सपर्ट की ओपिनियन फॉलो करता है,
लेकिन रूल्स कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करता। कभी स्टॉप लॉस हटाता है, कभी फोमो में एंट्री लेता है, कभी रिवेंज ट्रेडिंग करता है। दूसरा ट्रेडर एवरेज नॉलेज रखता है, लेकिन हर दिन वही प्रोसेस फॉलो करता है। सेम रिस्क, सेम डिसिप्लिन, सेम एग्जीक्यूशन। 1 साल बाद किसके प्रॉफिटेबल होने की संभावना ज्यादा होगी? अधिकतर केसेस में दूसरे ट्रेडर की, क्योंकि मार्केट नॉलेज को नहीं, एग्जीक्यूशन को रिवॉर्ड करती है। रिचर्ड डेनिस जानते थे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस जरूरी नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसिप्लिन जरूरी है। यही रीजन था कि टर्टल ट्रेनिंग का फोकस इंफॉर्मेशन पर कम और एग्जीक्यूशन पर ज्यादा था, क्योंकि इंफॉर्मेशन समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा वैल्यूएबल रहती है। एक और पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रैप समझिए। नए ट्रेडर्स अक्सर सोचते हैं कि उन्हें अभी कुछ मिसिंग नॉलेज चाहिए, कोई सीक्रेट सेटअप, कोई हिडन इंडिकेटर, कोई एडवांस स्ट्रैटेजी। उन्हें लगता है कि बस वही मिसिंग पीस मिल जाए, फिर वे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। लेकिन कई बार रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट होती है। नॉलेज पहले से काफी होती है, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में होती है। आप शायद पहले से जानते हो कि स्टॉप लॉस कहां लगानी चाहिए, रिस्क कितना लेना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, विनर्स को चलने देना चाहिए। फिर भी लाइव मार्केट में इमोशंस रूल्स बदल देती हैं। यानी समस्या इंफॉर्मेशन की नहीं, कंसिस्टेंसी की है। रिचर्ड डेनिस इसी कंसिस्टेंसी को बिल्ड करना चाहते थे। वे चाहते थे कि टर्टल ट्रेडर्स हर दिन वैसे ही ट्रेड करें, चाहे पिछला दिन प्रॉफिटेबल रहा हो या लॉस में गया हो, क्योंकि मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि कल क्या हुआ था। हर नया ट्रेडिंग डे एक नई प्रोबेबिलिटी लेकर आता है, और हर प्रोबेबिलिटी को उसी डिसिप्लिन से एग्जीक्यूट करना चाहिए। यही लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन है। अब इमेजिन कीजिए कि एक ट्रेडर ने पूरे महीने शानदार डिसिप्लिन दिखाई, फिर एक दिन उसने रूल्स तोड़ दी, ओवरसाइज्ड पोजीशन ली, स्टॉप लॉस हटाई और अकाउंट का बड़ा हिस्सा खो दिया। क्या उसका पूरा महीना खराब हो गया? हाँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी टूट गई। यही रीजन है कि रिचर्ड डेनिस छोटे छोटे डिसिप्लिन डिसीजंस को बहुत महत्व देते थे, क्योंकि बड़ी सक्सेस किसी एक हीरोइक ट्रेड से नहीं आती, वो हजारों डिसिप्लिन ट्रेड से बनती है। एक और पावरफुल लेसन टर्टल एक्सपेरिमेंट से मिलता है। रिचर्ड डेनिस ने अपनी ट्रेनीज को जीनियस बनने की कोशिश नहीं करवाई, उन्होंने उन्हें बोरिंग बनने की ट्रेनिंग दी। हाँ, बोरिंग, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडिंग बाहर से एक्साइटिंग नहीं दिखती। हर दिन वही रूटीन, वही चेकलिस्ट, वही रिस्क कैलकुलेशन, वही रूल्स, वही डिसिप्लिन। लेकिन धीरे धीरे यही बोरिंग रूटीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स में बदल जाती है। और यही चीज एवरेज ट्रेडर को समझ नहीं आती। उसे एक्साइटमेंट चाहिए, एक्शन चाहिए, हर दिन प्रॉफिट चाहिए। लेकिन चैंपियंस को सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि कंसिस्टेंसी इवेंचुअली प्रॉफिट्स लेकर आएगी। रूल 9 का सबसे बड़ा लेसन शायद एक ही लाइन में समझा जा सकता है। मार्केट में सबसे इंटेलिजेंट ट्रेडर हमेशा नहीं जीतता। मार्केट में सबसे डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट ट्रेडर सबसे लंबे समय तक जीतता है। और रिचर्ड डेनिस ने ये बात सिर्फ सिखाई नहीं थी, उन्होंने अपने टर्टल एक्सपेरिमेंट के जरिए पूरी दुनिया को साबित भी करके दिखाया था। यही कारण है कि आज भी इतने वर्षों बाद टर्टल रूल्स प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, वे आज भी डिसिप्लिन ट्रेडिंग की सबसे मजबूत फाउंडेशंस में से एक मानी जाती हैं। रूल 10, डिसिप्लिन इज योर ग्रेटेस्ट एज। अगर रिचर्ड डेनिस की पूरी टर्टल फिलॉसफी को एक अंतिम लेसन में बदलना हो तो वो शायद यही होगा, डिसिप्लिन इज योर ग्रेटेस्ट एज। यानी ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा एडवांटेज कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई सीक्रेट सेटअप नहीं है। आपका सबसे बड़ा एज है आपका डिसिप्लिन। सुनने में ये एक मोटिवेशनल लाइन जैसी लग सकती है, लेकिन अगर आप टर्टल एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा कि यही वो प्रिंसिपल था जिसने ऑर्डिनरी लोगों को प्रोफेशनल ट्रेडर्स में बदल दिया। रिचर्ड डेनिस ने उन्हें कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं सिखाई थी जो दुनिया में किसी और को पता नहीं थी। ट्रेंड फॉलोइंग पहले भी मौजूद थी, ब्रेकआउट ट्रेडिंग पहले भी मौजूद थी, रिस्क मैनेजमेंट भी नया कॉन्सेप्ट नहीं था। तो फिर फर्क कहां था? फर्क था एग्जीक्यूशन में, फर्क था डिसिप्लिन में। क्योंकि नॉलेज हजारों लोगों के पास थी, लेकिन डिसिप्लिन बहुत कम लोगों के पास था। यही रीजन है कि रिचर्ड डेनिस हमेशा कहते थे कि मार्केट में सबसे कठिन काम प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बनाना नहीं है, सबसे कठिन काम उस स्ट्रैटेजी को हर परिस्थिति में फॉलो करना है। सोचिए, मार्केट आपके फेवर में जा रही है, प्रॉफिट लगातार बढ़ रही हैं। अब ग्रीड कहती है थोड़ी और पोजीशन जोड़ दो, रूल्स छोड़ो, इस बार बड़ा मौका है। दूसरी तरफ मार्केट आपके खिलाफ जा रही है, लॉस बढ़ रही है। अब होप कहती है स्टॉप लॉस हटा दो, थोड़ा और वेट करो।
दोनों सिचुएशंस में इमोशंस अलग हैं, लेकिन सॉल्यूशन एक ही है, डिसिप्लिन। यानी चाहे ग्रीड आए, चाहे फियर आए, चाहे एक्साइटमेंट आए, चाहे फ्रस्ट्रेशन आए, डिसीजन हमेशा रूल्स लें, इमोशंस नहीं। यही टर्टल ट्रेडर्स को सबसे पहले सिखाया गया था। अब इमेजिन कीजिए, दो ट्रेडर्स हैं। पहले ट्रेडर के पास शानदार स्ट्रैटेजी है, लेकिन वो रूल्स सिर्फ तब फॉलो करता है जब उसका मन करता है। दूसरे ट्रेडर की स्ट्रैटेजी एवरेज है, लेकिन वो हर रूल बिना एक्सेप्शन फॉलो करता है। कुछ वर्षों बाद किसके सक्सेसफुल होने की संभावना ज्यादा होगी? रिचर्ड डेनिस का जवाब बिल्कुल साफ था, दूसरे ट्रेडर की। क्योंकि डिसिप्लिन एवरेज स्ट्रैटेजी को भी प्रॉफिटेबल बना सकती है, लेकिन इनडिसिप्लिन सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। यही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी रियलिटी है। एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप यहां समझिए। जब ट्रेडर कुछ लगातार विनिंग ट्रेड्स लेता है, तो उसे लगता है कि अब उसे रूल्स की जरूरत नहीं है, उसे मार्केट समझ में आने लगी है। अब वो स्टॉप लॉस थोड़ा दूर कर देता है, पोजीशन साइज बढ़ा देता है, रैंडम एंट्रीज लेने लगता है। धीरे धीरे डिसिप्लिन खत्म होने लगती है, और फिर एक दिन मार्केट उसे रियलिटी याद दिला देती है। रिचर्ड डेनिस इसी ओवर कॉन्फिडेंस से बचाना चाहते थे। उनका मानना था कि रूल्स प्रॉफिटेबल दिनों में भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी लूजिंग दिनों में, क्योंकि डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब नहीं होता जब सब कुछ आसान हो। डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब होता है जब इमोशंस सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। यही प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर सुबह मार्केट से लड़ने नहीं आता, वो अपने रूल्स फॉलो करने आता है। अगर मार्केट प्रॉफिट दे, अच्छा, अगर लॉस दे, फिर भी अच्छा, क्योंकि उसका काम आउटकम कंट्रोल करना नहीं है, उसका काम एग्जीक्यूशन कंट्रोल करना है। यही टर्टल माइंडसेट है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे ट्रेडर्स एज की तलाश में रहते हैं। कोई नया इंडिकेटर, कोई एआई टूल, कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी, कोई इनसाइडर टेक्निक। लेकिन रिचर्ड डेनिस ने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा एज टेक्नोलॉजी नहीं है, सबसे बड़ा एज ह्यूमन बिहेवियर है। अगर दो ट्रेडर्स के पास बिल्कुल एक जैसी स्ट्रैटेजी हो, तो लंबे समय में वही ट्रेडर सफल होगा जो उसे सबसे ज्यादा डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेगा। यही वजह है कि टर्टल एक्सपेरिमेंट आज भी लेजेंडरी माना जाता है, क्योंकि उसने ये साबित किया कि सक्सेस टैलेंट की मोनोपोली नहीं है, सक्सेस डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन का रिजल्ट है। अब इस पूरी जर्नी को एक बार पीछे मुड़कर देखिए। रूल 1 ने सिखाया कि इमोशंस नहीं, सिस्टम फॉलो करो। रूल 2 ने सिखाया कि प्रिडिक्शन नहीं, ट्रेंड फॉलो करो। रूल 3 ने सिखाया कि स्मॉल लॉसेस जल्दी एक्सेप्ट करो। रूल 4 ने सिखाया कि प्रॉफिट से पहले रिस्क को कंट्रोल करो। रूल 5 ने सिखाया कि पोजीशन साइज एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल 6 ने सिखाया कि फियर की वजह से वैलिड सेटअप कभी मत छोड़ो। रूल 7 ने सिखाया कि विनर्स को ग्रो होने दो। रूल 8 ने सिखाया कि सर्टेनिटी नहीं, प्रोबेबिलिटीज ने सोचो। रूल 9 ने सिखाया कि इंटेलिजेंस से ज्यादा कंसिस्टेंसी जरूरी है। और अब रूल 10 इन सभी लेसन्स को एक ही फाउंडेशन पर लाकर खड़ा कर देता है, डिसिप्लिन। क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं है तो सिस्टम बेकार है, रिस्क मैनेजमेंट बेकार है, ट्रेंड फॉलोइंग बेकार है, प्रोबेबिलिटी बेकार है, नॉलेज बेकार है, सब कुछ डिसिप्लिन पर टिकता है। रिचर्ड डेनिस के अंतिम रूल का सार शायद एक ही लाइन में सबसे बेहतर समझा जा सकता है। मार्केट में आपका सबसे बड़ा एज वो स्ट्रैटेजी नहीं है जिसे कोई और नहीं जानता। आपका सबसे बड़ा एज वो डिसिप्लिन है जिसे अधिकांश लोग लंबे समय तक निभा नहीं पाते। और शायद यही वजह है कि टर्टल ट्रेडर्स आज भी ट्रेडिंग हिस्ट्री के सबसे सफल एक्सपेरिमेंट्स में गिने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मार्केट को हराने की कोशिश नहीं की, उन्होंने पहले खुद पर जीत हासिल की। और रिचर्ड डेनिस के अनुसार वही जीत सबसे बड़ी जीत होती है।